हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टूरिज्म की। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि ये जो यूनिट है, इस यूनिट के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी चीज़ें जो आपके एग्जाम में आएगी ही आएगी। ठीक है, तो इस पूरी वीडियो में हम पूरे यूनिट को अच्छी तरीके से समझेंगे। और ये जो यूनिट है वो आपकी 2 मार्क्स के, यानी इस पूरी बुक में, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की पूरी बुक में जितने भी यूनिट्स आनी है वो सभी 2-2 मार्क्स के है। तो उसी मार्क्स को ध्यान में रख के ही हम यूनिट को भी समझेंगे। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, जैसे कि आप जानते होंगे कि यूनिट 1 का नेम है कम्युनिकेशन स्किल्स। तो सबसे पहले इस नेम को ही समझते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स का क्या मतलब है। तो मैं बता दूं कि कम्युनिकेशन का मतलब तो आप जानते ही होंगे कि अपनी बात को किसी दूसरे तक पहुंचाने के लिए किसी भी लैंग्वेज, किसी भी साइन का यूज करना कम्युनिकेशन कहलाता है। तो इस कम्युनिकेशन को करने के लिए कौन कौन से स्किल्स की जरूरत पड़ती है, कौन कौन सी स्किल्स होती है, इसको इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपने इंट्रोडक्शन पार्ट को कि हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट हमसे क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे बताया गया है, कम्युनिकेशन is a two-way process through which information or message is exchanged between individual using language, symbols, signs or behavior. Speaking, listening, reading and writing are the parts of communication. यानी यहाँ पे सिंपल टू सिंपल आपसे कम्युनिकेशन की डेफिनेशन बताई गई है। और मैं बता दूं कि ये जो कम्युनिकेशन की डेफिनेशन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सीधा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। और ये जो क्वेश्चन है काफ़ी बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, तो आने के इसके 90% चांसेस है आपके एग्जाम में। तो ये आ सकता है, इसको ध्यान से समझना। तो यहाँ पे बताया गया है कम्युनिकेशन के बारे में कि कम्युनिकेशन 2-वे प्रोसेस है, यानी एक अकेला इंसान कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। उसको कम्युनिकेट करने के लिए कोई एक दूसरा पर्सन या फिर 2 पर्सन या 2 से ज्यादा पर्सन भी चाहिए होते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। अब इसमें कम्युनिकेट करने में वो क्या चीज करता है, वो अपनी इंफॉर्मेशन या मैसेज को चेंज करता है दूसरे इंडिविजुअल तक, यानी अपने मैसेज या इंफॉर्मेशन को दूसरे तक पहुंचाता है बाय यूजिंग लैंग्वेज, किसी भाषा के द्वारा, सिंबल्स के द्वारा, साइन के द्वारा, बिहेवियर, स्पीकिंग बिहेवियर के द्वारा। यानी यहाँ पे देखो समझने वाली बात क्या है। अब देखो, हम लोग जो बोल सकते हैं वो लैंग्वेज का यूज करते हैं, ठीक है। कई बार हम साइन का भी यूज करते हैं, कई बार हम हाथों से इशारा करते हैं ना, इशारों का भी यूज करते हैं और भाषा का भी यूज करते हैं। बट जो लोग बोल नहीं सकते, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो साइन का यूज करते हैं। आपने देखा होगा आपके स्कूल में जो डिसेबल बच्चे होते होंगे उनको कई तरीके के साइन सिखाए जाते हैं, जैसे उनके अल्फाबेट्स अलग होते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें उनकी डिसेबिलिटी की वजह से उनको अलग सिखाई जाती है। तो बात हर कोई करता है, कम्युनिकेट हर कोई करता है, बस तरीका अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि हम लोग लैंग्वेज के द्वारा बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, सिंबल्स के द्वारा कम्युनिकेट कर सकते हैं, साइन के द्वारा कम्युनिकेट कर सकते हैं और अपने बिहेवियर के द्वारा भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसके बाद बताया गया है स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग आर द पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन। यानी किसी से भी बात करना, यानी स्पीकिंग करना, लिसन करना, किसी की बात को सुनना, कुछ भी रीड करना, पढ़ना और कुछ भी लिखना, ये पार्ट्स होते हैं कम्युनिकेशन के। अब देखो यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको एक चीज। जैसे अगर हम कॉल पे बात कर रहे हैं तो हम पहले बोलेंगे, यानी स्पीक करेंगे। अगर हम बोलेंगे ही नहीं तो कम्युनिकेशन कैसे स्टार्ट होगा। और लिसनिंग, यानी हम दूसरे की बात सुनेंगे ही नहीं, खाली अपनी ही बताते रहेंगे, तो ये 2-वे प्रोसेस नहीं हो पाएगा। यानी हम सिर्फ अपना ही बताया जा रहे हैं, दूसरे का सुन ही नहीं रहे, लिसन ही नहीं कर रहे, तो वहां पे भी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा। इसके बाद है हमारा रीडिंग, राइटिंग, यानी रीडिंग। अब मान लो हम मैसेज पे बात कर रहे हैं किसी से, हम जैसे फोन पे बात नहीं कर रहे, मैसेज पे बात कर रहे हैं, यानी इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे हम मैसेज पे उसको चैट कर रहे हैं। तो वहां पे हमें क्या चाहिए, हमें पढ़ना आना चाहिए। जब तक हमें पढ़ना ही नहीं आएगा तो हम उस मैसेज को समझ ही नहीं पाएंगे, उसको पढ़ ही नहीं पाएंगे। और राइटिंग, हमें लिखना भी आना चाहिए। अब मान लो आपके फ्रेंड ने आपको कोई मैसेज लिखा, अब आपको लिखना ही नहीं आता, तो आप उसे रिप्लाई में उसको क्या लिख के दोगे, तो रिप्लाई में लिखने के लिए भी आपको राइटिंग आनी चाहिए। तो इसी सारी चीजें जो है ये पार्ट्स है कम्युनिकेशन के। जैसे कि यहाँ पे आपको बता रखा है कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और जो राइटिंग है वो आपका की कम्युनिकेशन स्किल्स है। यानी ये कम्युनिकेशन स्किल्स की कुछ कीज है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं कम्युनिकेशन को करने के लिए, किसी से भी कम्युनिकेट करने के लिए। तो ये था बेटा आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। इसके बाद यहाँ पे ये रीजन बता रखे हैं आपको कि देखो, अगर कई बार क्या होता है कि आप एक्टिव लिसनिंग नहीं करते तो वहां पे क्या सिचुएशन आती है उसके बारे में। तो यहाँ पे आप देखो, इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट आवर कम्युनिकेशन इज क्लियर, कंसाइज एंड एक्यूरेट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स हेल्प अस टू कम्युनिकेट द मैसेज करेक्टली, प्रिसाइजली एंड कंप्लीटली।
Lack of communication skills can result in confusion, frustration, wasting efforts and missed अपॉर्चुनिटीज। यानी यहाँ पे साफ साफ बता रखा है कि कभी कोई एक्टिव लिसनिंग हो, यानी आपको कोई भी बात क्लियरली, कंसाइज और एक्यूरेट बताई जा रही है, तो वहां पे तो आप काफी अच्छे से बात को समझ पाओगे। बट अगर वही चीज बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स करके बताई जा रही है, बहुत ज्यादा उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स ही नहीं है बात करने में, तो वहां पे आपके अंदर कंफ्यूजन आ जाएगा, आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, आपको लगेगा कि आप जो एफर्ट कर रहे हो अपनी तरीके से वो वेस्ट जा रहे हैं, है ना, और कोई अपॉर्चुनिटी आप मिस कर दोगे। यानी यहाँ पे बेसिकली ये हो रहा है कि अगर आप कोई बात किसी की समझ ही नहीं पाते, यानी वो बहुत ज्यादा घुमा के बता रहा है, गलत चीजें बता रहा है, यानी उसकी बातों में कोई एक्यूरेसी नहीं है, तो वहां पे आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, आप कंफ्यूजन में आ जाओगे। तो इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर एक एक्टिव लिसनिंग, यानी एक अच्छी तरीके से बात को बताना जिससे कि कोई एक्टिवली आपकी बात को समझ पाए, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो अब आपका आता है लिसनिंग स्किल, यानी किसी भी बात को सुनने के लिए कौन सी स्किल जरूरी होती है, यानी सुनना भी काफी जरूरी होता है और ये भी एक स्किल होती है। तो इसके बारे में देखो, यहाँ पे बता रखा है एवरी इफेक्टिव कन्वर्सेशन स्टार्ट विद लिसनिंग, यानी कोई भी आप इफेक्टिव कन्वर्सेशन स्टार्ट करोगे, कोई भी बात अगर आप स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपको सुनना आना चाहिए। यानी कोई अगर अपनी बात बता रहा है तो ये नहीं कि आपने उसकी बात सुनी नहीं, आप पहले अपनी बताने लग जाओ, तो ये नहीं, पहले आप उसकी बात सुनो, उस पर्सन को समझो, फिर अपनी बात को ही कहो। इसके बाद यहाँ पर है लिसनिंग स्किल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स इन कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन के अंदर लिसनिंग स्किल्स जो होती है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इसके बाद है इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न to give undivided attention to a person with whom a conversation is taking place, यानी यहाँ पे साफ साफ बता रखे आपको कि किसी को भी किस पर्सन को समझने के लिए आपको सबसे पहले उसकी बातों को सुनना पड़ेगा, उसकी बातों से उसको समझना पड़ेगा, तब आप कोई कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर है कुछ रीजंस बता रखे हैं, सम रीजंस वाई लिसनिंग अटेंटिवली इज इंपॉर्टेंट, यानी कभी भी किसी की बात को अटेंटिवली होके सुनना क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्या रीजंस होते हैं उसके पीछे के। तो सबसे पहला है वी लिसन टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन, यानी हम किसी की बात को क्यों सुनते हैं, हमें हमारे पास इतना खाली टाइम तो नहीं है कि हम किसी सबकी बातें सुनते रहे। अब हम किसी की बात को क्यों सुनते हैं, इसके रीजंस है। पहला रीजन है कोई भी इन्फॉर्मेशन उससे ऑब्टेन करने के लिए। मान लो अगर आप अपनी टीचर की बात सुनते हो तो आप उनकी क्यों सुन रहे हो, इसलिए क्योंकि वो आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन बता रहा है। सेकंड आपकी है वी लिसन टू अंडरस्टैंड, यानी हम इसलिए किसी की बात सुनते हैं उसको समझने के लिए, उसकी बात को समझने के लिए, उस इंसान को समझने के लिए, यानी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि उसका क्या माइंडसेट है, उसकी क्या सोचने की पावर है, क्या वो सोचता है, क्या थॉट प्रोसेस है उसका, ये सारी चीजें। इसके बाद आपका आता है वी लिसन टू एंजॉय, यानी हम किसी की बात को इसलिए सुनते हैं क्योंकि हम उसकी बात को एंजॉय कर रहे हो। मान लो कोई जोक कर रहा है आपके साथ, कोई जोक बता रहा है या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट बता रहा है जो काफी ज्यादा फनी हो, या फिर कोई स्टोरी बता रहा है, तो आप क्यों सुनोगे उसकी बात, एंजॉय करने के लिए उसकी बातों को, है ना। तो इसलिए एंजॉय करने के लिए भी हम बातों को सुनते हैं लोगों की। इसके बाद है वी लिसन टू लर्न, अब मान लो कि आपका कोई फ्रेंड है, उसको कोई चैप्टर बहुत अच्छे से आता है और आपको नहीं आता, तो वो आपको कोई बात बताएगा उस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप क्यों उसकी बात सुन रहे हो, कुछ चीजें लर्न करने के लिए, कुछ चीजें समझने के लिए, ठीक है। तो इसलिए भी हम जो है लिसन करते हैं। इसके बाद आपका है वी लिसन टू बिल्ड एंड मेंटेन रिलेशनशिप, यानी हम किसी की बात को इसलिए सुनते हैं क्योंकि हम चाहते हैं उसके साथ कोई रिलेशन बनाने का। यानी मान लो कि अगर आप अपनी किसी ऐसे पर्सन से आप बात कर रहे हो जिसको आप अपना फ्रेंड बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले वहां पे यही देखा जाएगा कि आप उसकी बातों को समझो, उसकी बातों को सुनो, ठीक है। अपनी बातें मत बताओ, अगर आप अपनी बातें बताने लग जाओगे तो उसको लगेगा कि आप अपनी बातें बताने में ज्यादा इंटरेस्टेड हो, उसकी बात सुनने में कम। तो इसलिए आपको सबसे पहले उस पर्सन की बात को अच्छे से समझना पड़ेगा जिससे कि आप उसके साथ कोई भी रिलेशन बिल्ड कर पाओ। इसके बाद आपका है वी लिसन टू रिसॉल्व कन्फ्लिक्ट्स, यानी किसी कभी क्या हो जाता है कि आपके फ्रेंड में कोई झगड़ा हो जाता है, कोई बात ऐसी हो जाती है जिससे आप दोनों के बीच में बात बंद हो जाती है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, अगर आप ट्राई नहीं करते उससे बात करने का, या अगर वो ट्राई नहीं करता आपसे बात करने का, तो फिर वो झगड़ा कभी सुलझेगा ही नहीं, आपके बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो भी कभी खत्म नहीं होगी। तो इसके लिए क्या जरूरी है, मान लो अगर आपका फ्रेंड वहां पे कोई बात बताता है और आप वहां पे सिर्फ ये बोलते हो नहीं मेरी गलती नहीं है, आप अपनी बातें बताने लग जाते हो, तो फिर तो आप उसका पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं समझ पाए। तो इसलिए कभी भी किसी की कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले दोनों साइड की बातें सुननी होगी, यानी पहले आप उसकी बात सुनो, समझो कि उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, फिर अपनी बात रखो। तो इसलिए इससे कॉन्फ्लिक्ट भी रिसॉल्व होते हैं, इसलिए भी हम किसी की बातों को सुनते हैं। इसके बाद है विदाउट द एबिलिटी टू लिसन अटेंटिवली मैसेज कैन बी इजिली मिसअंडरस्टूड, यानी देखो अगर हम किसी की बात को नहीं सुनते ना ध्यान से, तो कई बार क्या होता है बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अगर कोई कुछ बात बोल रहा है और वहां पे मान लो जैसे उसने बोला वो गई थी और उसने बोला वो गई है, ऐसे बोल दिया। अगर आपकी फ्रेंड गई थी, किसी ने बात बोला और आपने सुन लिया कि आपकी फ्रेंड गई है, तो आपको लगेगा कि वो अभी गई है,
है ना, और उसने तो ये बोला था कि वो गई थी, यानी पहले ही गई थी वो, तो इसमें आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, आपको लगेगा वो अभी गई है। तो इसलिए क्या होता है, बातों को अच्छे से सुनना आना चाहिए अटेंटिवली, ठीक है। इसके बाद है कम्युनिकेशन ब्रेक्स डाउन एंड द सेंटर द मैसेज कैन इजिली बिकम फ्रस्ट्रेटेड और इरिटेड। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप किसी की बात को अच्छे से सुनते नहीं हो तो वहां पे क्या होता है, मैसेज बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, यानी आपको समझ ही नहीं आएगा कि सामने वाले ने क्या कह दिया। और मान लो अगर आपने स्टार्टिंग ही नहीं उसकी सुनी और फिर एंड में आप बड़े अटेंटिव होकर उसकी बात सुन रहे हो, तो आपको समझ नहीं आएगा कि वहां पे क्या बात हो रही है, आप इरिटेट हो जाओगे बहुत जल्दी, ठीक है। तो इसलिए भी एक्टिव लिसनिंग जरूरी होती है। तो बेटा आप समझते हैं अपनी एक्टिव लिसनिंग को, यानी देखो हमने सबसे पहले समझा था कि एक्टिव लिसनिंग के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है। आप खुद समझते हैं कि एक्टिव लिसनिंग बेसिकली होता क्या है। तो यहाँ पे बताया गया है, एक्टिव लिसनिंग इज एन आर्ट विच कंप्राइजेज बोथ अ डिजायर टू कंप्रीहेंड एज वेल एज ऑफर सपोर्ट एंड एम्पैथी टू द स्पीकर। इट कैन इफेक्ट योर जॉब इफेक्टिवनेस, द क्वालिटी ऑफ योर रिलेशनशिप विद अदर्स एंड हैंस योर ओवरऑल वेलबींग। यानी देखो यहाँ पे बताया गया आपको कि एक्टिव लिसनिंग जो है ना, ये एक आर्ट की तरह होती है, यानी कला होती है। अब देखो हर कोई किसी की बात को नहीं सुन सकता, वो भी ध्यान से, ठीक है। कुछ लोग क्या होते हैं, बस दिखावा कर रहे होते हैं आपकी बातों को ध्यान से सुनने का, बट वो सही से सुन नहीं रहे होते आपकी बात। तो ये एक आर्ट होती है, ये हर किसी के पास नहीं होती, इसको सीखना पड़ता है। तो यहाँ पे इसमें बताया गया है कि अगर आप किसी की बात को ध्यान से सुनते हो ना, तो सामने वाले पर्सन को ये शो होता है कि आप उसकी बातों को सुनने में इंटरेस्टेड हो, उसकी बातों को, आप उसकी बातों को पसंद कर रहे हो, ठीक है, ये सारी चीजें, और वो आपको एक अच्छा इंसान समझने लग जाते हैं। उसके साथ आपकी जो रिलेशन है काफी ज्यादा अच्छा बिल्ड होता है। मान लो अगर आपका कोई फ्रेंड है, अब उस फ्रेंड की कोई बात होती है तो आप बड़े ध्यान से सुनते हो, तो आप देखोगे कि उस फ्रेंड के साथ आपकी फ्रेंडशिप भी काफी अच्छी होगी, ठीक है। तो इसलिए लोगों की बातें सुनना ध्यान से, वो भी काफी ज्यादा जरूरी होता है। हर किसी की बात सुनना जरूरी नहीं होता। मान लो कोई बकवास करे तो उसकी बातें नहीं सुनोगे आप, बट वहीं पे कोई अच्छी चीज बता रहा है, कोई अपनी कोई स्टोरी बता रहा है, ठीक है, तो वहां पे आपको अच्छे से सुनना आना चाहिए। जैसे कि कल को आप अपनी कुछ बात बताओ तो सामने वाला पर्सन भी अच्छे से सुने उस चीज को एक्टिवली। अब यहाँ पे देखो क्या बताया गया, द वेरियस फैक्टर्स दैट इफेक्ट एक्टिव लिसनिंग एज आर फॉलोज। यानी यहाँ पे बताया गया है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि एक्टिव लिसनिंग के अंदर करने होते हैं आपको फॉलो, ठीक है। सबसे पहले आपका है आई कांटेक्ट। यानी यहाँ पे बताया गया है कि आई कांटेक्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक अच्छी कम्युनिकेशन को बिल्ड करने के लिए, एक अच्छी एक्टिव लिसनिंग को बिल्ड करने के लिए। यानी देखो अगर आपको कोई कुछ बात बता रहा है और वहां पे आप क्या कर रहे हो, कहीं और देख रहे हो, उसकी तरफ नहीं देख रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा ना, उस इंसान को लगेगा कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आपकी नजर तो कहीं और ही है, आप उसकी तरफ तो देख ही नहीं रहे, खाली आप सुन रहे हो उसकी बातें, मतलब ऐसी कि जबरदस्ती आप उसकी बात सुन रहे हो। अगर आप किसी की बात को ध्यान से सुनोगे तो आप वहां पर फिर आई कांटेक्ट करोगे, ये नहीं कि आप उसको घूरे ही जा रहे हो, घूरना नहीं वहां पे, मतलब आप सॉफ्ट आई कांटेक्ट करोगे, यानी उसको देखोगे, उसकी बातों को समझोगे, ठीक है। तो वहां पे आई कांटेक्ट काफी ज्यादा जरूरी होता है। सेकंड थिंग आपके है गेस्चर्स, यानी आपको अपना गेस्चर ठीक रखना है। मान लो आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी चीजें देखी आपने कि कई बार आप किसी को अपनी बात बता रहे होते हैं, बट सामने वाले पर्सन के गेस्चर ठीक नहीं होते। मान लो वो आपकी बातें सुन रहा है, सर पे हाथ रख के बैठा है, कोई आंखें नीचे कर रखी है, सर झुका रखा है, तो यहाँ पर क्या होगा, वो पर्सन आपकी बातों से बोर हो रहा है, आपको सामने से सिग्नल मिल जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे अगर आप एक्टिव लिसनिंग करते हो तो आपको अपने गेस्चर सही रखने हैं, आपको अपनी बैठने का तरीका, सुनने का तरीका, अपनी फेस एक्सप्रेशन, ये सारी चीजें ठीक रखनी है, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यानी एक अच्छी तरीके से आपको किसी की बात सुनने के लिए अपनी जो बिहेवियर, अपना गेस्चर है वो ठीक करके रखना है। इसके बाद आपका आता है अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस। यानी देखो अगर आप किसी की बात को सुन रहे हो ना, तो वहां पे थोड़ी देर आप ये मत देखो कि सामने क्या हो रहा है, कहीं से आवाज आ रही है तो वहां देखने लग गए, है ना, आपकी फोन रिंग कर रहा है तो फोन पे बात करने लग गए उसकी बातें सुने बिना, तो यहाँ पे सामने वाले पर्सन को लगता है कि आप उसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो। तो यहाँ पे देखो अगर आपको क्या करना है, आप किसी से बात करो तो वहां पे कुछ समय के लिए डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कर दो, यानी कुछ समय के लिए अपने फोन को साइड रख दो अगर आप किसी की बात सुन रहे हो तो, क्योंकि अगर आप फोन ऑन रखोगे, सामने वाला आपको कोई बात भी बता रहा है, आप लगे पड़े हो फोन चलाने में, तो सामने पर्सन वो अपनी बात बताएगा ही नहीं आपको, क्योंकि उसको लगेगा कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आप इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे हो उसको, ठीक है। तो कुछ देर के लिए अपने जो डिस्ट्रैक्शंस है उसको भी अवॉइड करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसके बाद आपका आता है गिविंग फीडबैक। अब देखो आपने किसी की बात सुन ली, मान लो अगर आपको पता चल गया कि किसी की बातें सुनना काफी जरूरी होता है, एक्टिव लिसनिंग बहुत जरूरी होती है किसी भी कम्युनिकेशन के अंदर। अब आप सिर्फ उसने अपनी बात बताई, आपने उसकी बात को सुना और वहां से आप चल दिया, आपने आई कांटेक्ट भी कर लिया, आपने गेस्चर्स भी ठीक रखे, डिस्ट्रैक्शन भी अवॉइड करा उस समय, आपने ये सारी चीजें कर ली और आप उसकी बात सुन के चले गए, तो वहां पे काम नहीं बनेगा। वहां पे आपको अपना फीडबैक भी देना काफी ज्यादा जरूरी होगा, यानी आपको फीडबैक देना आना चाहिए। यानी फीडबैक का मतलब अगर उसने आपको कोई बात बताई तो उसकी पूरी बात खत्म होने के बाद आपको रिस्पॉन्स करना है उसकी बात पे। मान लो अगर आपकी
आपके फ्रेंड ने कोई आपको स्टोरी बताई, आपने सुन भी ली, आई कांटेक्ट भी कर लिया, आपके गेस्चर्स भी ठीक थे, डिस्ट्रैक्शन भी अवॉइड कर दिया आपने, वहां पे आप क्या करोगे ना, आपको रिस्पॉन्स भी तो करोगे, बोलोगे भी तो हाँ बहुत अच्छी स्टोरी थी, बहुत मजा आया सुन के, बहुत अच्छा हुआ, आपने क्या एक्सपीरियंस किया, ये सारी चीजें उनसे पूछोगे, है ना। तो फीडबैक दोगे आप। अगर आप सीधे उसने स्टोरी बताई, आप मुंह उठाए वहां से चल दिए, तो उसको लगेगा पता नहीं आपको क्या हो गया, आपको मतलब उसकी बातों में इंटरेस्ट नहीं था, ऐसा उसके मन में आएगी ये चीजें। तो इसलिए फीडबैक देना भी काफी ज्यादा जरूरी होता है। जहां पे फीडबैक देने की जरूरत है वहां पे दो, जहां पे नहीं होती, जैसे मान लो अब क्लास में कोई टीचर आपको कोई बात समझा रही है, तो हाँ वहां पे आपको वो बात समझ में आ गया, आप थैंक यू कर सकते हो उनको लास्ट में। बट कोई ऐसी चीज है जो ग्रुप में बहुत ही उसमें समझाई जा रही है, तो वहां से आप पीछे से चिल्ला के तो नहीं थैंक यू बोलोगे। वहां पे क्या होता है कि सबने बातें सुनी, बस आपने भी सुन ली और वहां पे आप बंद करके अपना बैग निकल गए क्लास से, ठीक है। तो वहां पे फीडबैक देना जरूरी नहीं होता, बट जहां पे आपको फीडबैक देना जरूरी है वहां पे आपको फीडबैक देना पड़ेगा, ठीक है। इससे आपकी एक्टिव लिसनिंग जो होगी वो बिल्ड होगी। तो बेटा अब आपका टॉपिक आता है स्टेजेस ऑफ एक्टिव लिसनिंग, यानी एक्टिव लिसनिंग के क्या क्या स्टेजेस होते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि आपके फ्रेंड ने आपको एक स्टोरी बताई, ठीक है, तो वहां पे आपको क्या क्या करना है, तो वहां पे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके माइंड में क्या क्या स्टेज बन गए थे एक्टिव लिसनिंग के। जैसे सबसे पहले आपने क्या करा, उसकी बातों को समझ, उसकी बातों को पहले सुना, कि रिसीव करा उसके मैसेज को कि वो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। अपने प्रोसेस को स्टार्ट किया सुनने के, तो आपने रिसीव किया उसके मैसेज को, ठीक है। सेकंड उसकी चीज क्या करी, आपने अंडरस्टैंड किया कि उसने क्या कहा, बात क्या उसके अंदर क्या चीजें समझ रहे थे जब वो आपको बात बता रहा था वो, ठीक है। एक्टिवली सुन रहे थे उसकी बात, अटेंटिव होके। उसके बाद आपने रिमेंबर किया कि अच्छा उस दिन इसके साथ ये हुआ, फिर ये हुआ, आपके दिमाग में सारी चीजें चल रही थी, ठीक है। आपको एंजॉय कर रहे थे उसकी बातों को सुन के। फोर्थ चीज आपने क्या करा, इवेल्युएट करा अपने माइंड में। जब उसकी स्टोरी खत्म होगी तो आपने सोचा कि अच्छा इस चीज पे मुझे क्या कहना चाहिए, आपके दिमाग में बन गए, तुरंत ही 1 सेकंड के अंदर आपके दिमाग में बात बन गई। फिर आप रिस्पॉन्ड करोगे, यानी फिर आपने अपने मुंह से उसको वो बात कही, यानी फीडबैक दिया। तो ये सारे स्टेजेस आपकी बातों में बन गए। अब आप कोई भी बात मान लो, अगर आपने अपनी मम्मी से बात करी है, आपने फैमिली मेंबर्स में से बात करी है, किसी से भी बात करी है, तो ये जो एक्टिव लिसनिंग की स्टेज होती है ना, अगर आप किसी की बात को ध्यान से सुनते हो तो यहाँ पे ये सारे स्टेजेस फॉलो होते हैं। अगर आप देखना चाहो तो यहीं पे ये चीज बताई गई है, द बेस्ट काइंड ऑफ लिसनिंग इज एन एक्टिव लिसनिंग। यानी अगर देखा जाए ना वर्ल्ड के अंदर कि सबसे अच्छी कौन सी काइंड की लिसनिंग होती है, तो वो एक्टिव लिसनिंग होती है। अब यहाँ पे बताया गया द 5 स्टेजेस ऑफ एक्टिव लिसनिंग आर एज फॉलोज, यानी यहाँ पे बताया गया कि 5 स्टेज होते हैं एक एक्टिव लिसनिंग के। सबसे पहला होता है रिसीविंग, यानी किसी के भी मैसेज को रिसीव करना। अब देखो आपको किसी ने सामने से बोला हाय, तो आपने एकदम से आपकी नजर गई वहां पे, किसी ने आपको हाय बोला है, तो आपने लिसन किया उसको अटेंटिवली होके। उसके बाद आपने अंडरस्टैंड करा, मतलब आपके दिमाग में पता चल गया, आपके दिमाग को समझ लिया उसने कि उसने हाय करा है, यानी वो आपसे बात करना चाह रहा है, आपको ग्रीट कर रहा है, ठीक है। ये बात आपको पता चली, अंडरस्टैंड कर लिया आपने तुरंत ही। थर्ड क्या होगा, रिमेंबर, यानी आप रिमेंबर करोगे उस चीज को। मान लो अगर कोई ना आपको पिछली कोई स्टोरी बताता है, ठीक है, तो वहां पे सबसे पहले तो आप उसकी बात को रिसीव करोगे, यानी उसको उस इंसान को देखोगे, फिर आप उसकी बातों को समझोगे, फिर आप रिमेंबर करोगे कि अच्छा पहले ये चीज हुई थी, ऐसे हुई थी, आप अपने दिमाग में बनाओगे, ठीक है, एंजॉय करोगे इस चीज को। फोर्थ आप इवेल्युएट करोगे, फिर आप सोचोगे कि अच्छा मुझे क्या इस चीज पे बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, है ना। ये सारी चीजें आप सोचते हो, क्योंकि ज्यादा बोलते भी नहीं। कुछ लोग क्या होता है कि बहुत सोच समझ के बोलते हैं, तो वो इवेल्युएट करते हैं चीजों को, यानी वो दिमाग में सोच लेते हैं कि यहाँ पे कितना बोलना है आपको। फिफ्थ चीज आपकी रिस्पॉन्डिंग, यानी फिर आप रिस्पॉन्ड करोगे जब आप सब बातें सोच समझ के, कुछ लोग होते हैं जो सोच समझ के बोलते हैं, तो ये सारे स्टेजेस को फॉलो कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे फिर वो रिस्पॉन्ड करते हैं आपकी बातों को देख के कि आपको कितना बोलना चाहिए, फिर आप रिस्पॉन्ड करोगे उसकी बात का कि अच्छा ये हुआ था, मैंने ये समझा था, ये सारी चीजें आप बोलोगे वहां पे, ठीक है। तो ये होते हैं आपके एक्टिव लिसनिंग के स्टेज, जो कि आपके 5 तरीके के होते हैं। इसके बाद आपके ये सारे कुछ एक्टिविटी आती है आपकी करने की, ये आप देख सकते हो अपनी बुक के अंदर। इसके अंदर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बस ये ऐसी दे रखी होती है। बाकी यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चंस पूछ रखे होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, आराम से आप आंसर्स कर सकते हो इसके। अब आपका आता है टॉपिक सेशन 2, जो कि है पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी आपको यहाँ पे बताना है कि देखो जैसे भी आप कभी भी किसी से बात करते हो, यानी ये जो टॉपिक है ना वो आपके इंग्लिश के अंदर भी होता है, और ज्यादातर एग्जाम में मैंने तो कभी नहीं देखा कि एक एग्जाम के अंदर कभी नहीं आता ये वाला टॉपिक, बट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप समझ सकते हो ये चीज। देखो जब भी आप इंग्लिश में भी आपका ये टॉपिक आया है, जब भी आप किससे कोई बात करते हो तो वहां पे आप पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज करते हो, चाहे वो हिंदी में बात कर रहे हो, इंग्लिश में बात कर रहे हो, किसी भी लैंग्वेज में बात कर रहे हो। देखो अगर आप किससे बात करोगे तो वहां पे आप नाउन का यूज करोगे, प्रोनाउन का यूज करोगे, एडजेक्टिव का यूज करोगे, पंक्चुएशन का यूज करोगे, अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच का वहां पे आप यूज कर रहे होते हैं, बट आपको पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो आपके माइंड में तुरंत बन जाती है वो चीज, ठीक है, इसकी वजह से।
सबसे पहले यहाँ पे आता है आपका इंट्रोडक्शन पार्ट, तो इसे समझते हैं। अब इसमें बता रखा है इन एनी लैंग्वेज पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस विद इन अ सेंटेंस। यानी यहाँ पे बता रखा है कि कोई भी आप सेंटेंस बनाते हो, किसी को भी आपको कोई मैसेज भेजना होता है, तो वहां पे वो पूरा मैसेज डिपेंड होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर, उसकी कैटेगरीज के अंदर, तभी वो मैसेज फंक्शन कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज बता रखी है। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं, ये कुछ भी नहीं है, यहाँ पे बस एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका आता है यूजिंग कैपिटल्स, यानी किसी की बात आप कोई मैसेज भेजते हो, वहां पे आपको अपनी अटेंशन दिखानी है उस चीज के ऊपर। मान लो अगर आप कोई पोस्टर ही बनाते हो तो वहां पे आपको अपना नाम लिखना होगा, वहां पे आप बोल्ड करके लिखोगे। मान लो अगर आपका नाम रिया है तो वहां पे आप बोल्ड करके रिया लिखोगे। ठीक है, यानी आपको नजर आना चाहिए कि अच्छा ये मेरा नाम है, ये इस तरीके से कि सामने वाले इंसान को देखते पता चल जाए। तो वहां पे आप कैपिटल लेटर्स का यूज करोगे। जैसे यहाँ पे लिखा पड़ा है मिंट्स, तो यहाँ पे कैपिटल ही आपको दिख रहा होगा पूरे सेंटेंस में। अगर आपकी नजर जाएगी तो मिंट्स पे जाएगी, क्यों? क्योंकि कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। तो कैपिटल लेटर्स को भी यूज किया जाता है कई बारी आपके सेंटेंसेस के अंदर, आपने देखा होगा। इसके बाद आपका आता है पंचुएशन, यानी देखो यहाँ पे एक बात समझने की है कि जब आप किससे कोई बात करते हो तो ये तो नहीं आप बोले जा रहे स्टॉप भी नहीं ले रहे अपनी बात में, है ना। तो ऐसे कोई भी बात नहीं हो पाती, ऐसा लगता है कि पता नहीं, अब लोग कह रहे थे बातू नहीं, है ना, ऐसे कर देते हैं। तो वहां पे कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है आपके अंदर जब आपको लोग कह रहे हैं बातू नहीं। ठीक है, तो वहां पे आपको पंचुएशंस का यूज करना है। यानी अगर आपको अच्छी अपनी बोलने की, अगर आपको बोलने की एक कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए तो आपको पंचुएशन आनी चाहिए। देखो जैसे यहाँ पे बता रखा है देयर आर 15 बेसिक पंचुएशन मार्क्स और साइंस यूज्ड इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश के अंदर 15 पंचुएशन मार्क्स होते हैं। सबसे पहले आपका है दीज इंक्लूड्स फुल स्टॉप, पीरियड, कोमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सप्लेनेशन मार्क, एपोस्ट्रोफ, कॉलम, सेमी कॉलम, डैश, हाइपन, पैरेंथेसिस, क्वेटेशन मार्क, ब्रैकेट, ब्रेस, एलिप्सिस, बुलेट पॉइंट। यानी यहाँ पे बता रखे आपको सिंपल टू सिंपल कि ये 15 तरीके के बेसिक पंचुएशन मार्क्स होते हैं जिसमें से आप कुछ यूज करते हो अपनी बातें करने में, अपनी सेंटेंसेस के अंदर। जैसे देखो यहाँ पे आप कभी भी कोई बात करते हो, तो मान लो अगर आपने बोला कि मेरा नाम रिया है, आपने ये बोला तो आपका फुल स्टॉप लगेगा लास्ट में। आप शांत हुए थोड़ी देर के लिए तो वहां पे आप फुल स्टॉप लगाओगे। फिर आपने बोला मेरा नाम रिया है, मैं इस क्लास में पढ़ती हूँ, आप ऐसे बोलोगे। तो वहां पे आपने जब आप बोलोगे ना मेरा नाम रिया है, तो आप स्टॉप हुए वहां पे, तो वहां पे कॉमा लगेगा। फिर आप बोलोगे मैं इस क्लास में पढ़ती हूँ। ठीक है, ऐसे होता है। इसके बाद क्वेश्चन मार्क, यानी आप पूछोगे आपका नाम क्या है, क्या है। ठीक है, तो वहां पे क्वेश्चन मार्क लेगा। इसके बाद है एक्सप्लेनेशन मार्क, यानी एक्सप्लेनेशन मार्क तब आता है आपका जब आप किस चीज से बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाते हो। यानी मान लो कि आपने बोला वाओ अमेजिंग, तो आप वहां पे एक्सप्लेनेशन मार्क लगोगे, यानी आप सरप्राइज हो गए कि वाओ बहुत अच्छी चीज हुई है ना, इसके लिए। इसके बाद ऐसी और सारे मार्क्स है, यहाँ पे सारी चीजें ऐसी ही बता रखी है जो बहुत ही बेसिक है। इसके बाद आता है बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेसिक्स यहाँ पे बता रखे हैं। बेसिक जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो, तो यहाँ पे द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड वी यूज इन सेंटेंसेज आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम अपने सेंटेंसेज में यूज करते हैं, उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है द बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच आर नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, वर्ब्स, एडवर्ब्स। यानी जो बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो होते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब्स और एडवर्ब्स। ठीक है, तो ये बस इतना आपको समझने की जरूरत है यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले टॉपिक के अंदर। अब बेटा आपका आता है सेशन राइटिंग सेंटेंसेस, यानी आप कभी भी मान लो अगर आप कोई बात नहीं कर पाते, आप कॉल नहीं आपका फ्रेंड पिक कर पा रहा, तो आप उसे सेंटेंस लिख के भेजते हो, मैसेज करते हो यानी उसको। तो यहाँ पे यही बात बताएगी। इसके अंदर इंट्रोडक्शन पार्ट आपको ये बताना चाह रहे हैं कि सेंटेंस बेसिकली होता क्या है। तो यहाँ पे बताया गया सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच टुगेदर एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट आइडिया दैट हैज मीनिंग। अ सेंटेंस इज फॉर्म्ड बाय पुटिंग टुगेदर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस इन अ सीक्वेंस। तो बेटा यहाँ पे बताया गया कि सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड से बनता है, यानी बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं, शब्दों के जो ग्रुप होता है उससे एक सेंटेंस बनता है, और वो शब्द भी मीनिंगफुल होने चाहिए, यानी कुछ भी ऐसा नहीं उसमें मिलाया होना चाहिए, यानी मीनिंग निकल रहा है उन वर्ड्स का, तब जाके एक सेंटेंस बनता है। तो यहाँ पे ये चीज बताई गई है। इसके बाद है दिस मीन्स दैट अ सेंटेंस मस्ट अंडरस्टूड बाय अदर्स, यानी वो सेंटेंस हर किसी द्वारा समझने लायक होना चाहिए। इसके बाद आपका आता है सिंपल सेंटेंस। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, इसके कुछ चांसेस है, 50% चांसेस कि आपके एग्जाम में आ सकता है। तो इससे बताया गया सिंपल सेंटेंस इज वन दैट हैज ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट और हैज ओनली वन फाइनाइट वर्ब। यानी बताया गया कि एक सिंपल सेंटेंस के अंदर एक ही सब्जेक्ट होता है, यानी एक ही इंसान के बारे में बात बताई जा रही होती है, यानी एक ही चीज, एक इंसान, कुछ भी कोई भी चीज जो कि एक सब्जेक्ट होगा उसके बारे में बात बताई जा रही होगी, और एक ही के बारे में प्रिडिक्ट किया जा रहा होगा कोई भी बात को,
और एक ही वर्ब उसमें यूज की जाएगी। यानी एक सिंपल सेंटेंस के अंदर सिंपली जैसे ये बताया जाएगा कि मेरा नाम रिया है, ये बता दिया जाएगा, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि मैं इस कक्षा में पढ़ती हूँ, ये बताया जाएगा। तो ये सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, यानी इसमें एक ही सब्जेक्ट होगा और एक ही फाइनाइट वर्ब होगी। इसके बाद आपका आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स देखो जैसे नाम से आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे बात की गई है कॉम्प्लेक्सिटी की, यानी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए बात के अंदर। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर बताया गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज वन विच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर कोऑर्डिनेट क्लॉसेस जॉइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। यानी देखो यहाँ पे सिंपल टू सिंपल आपको बताया गया है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के अंदर एक वर्ब एक सब्जेक्ट नहीं होता, इसके अंदर कई तरीके के सब्जेक्ट्स का भी यूज होता है, कई तरीके के वर्ब्स का भी यूज होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मान लो आपकी कोई फ्रेंड एक आपको मैसेज भेज रही है कि रिया और जो है संजना घूमने गई है और वहाँ पे वो इस जगह से गई, इस जगह पे गई, मतलब वो कई सारी बातें एक ही सेंटेंस में आपको बता रही है, तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। यानी दो सब्जेक्ट की बात बता रही है, कई सारे उसके अंदर वर्ब्स का यूज हो रहा है, कई सारे नाउन का यूज हो रहा है, तो वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा, यानी जिसमें कई सारी बातें यूज हो रही होगी। ठीक है, तो ये होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब यहाँ पे आपका आता है टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के कितने टाइप्स होते हैं। अभी तो हमने सब्जेक्ट, सेंटेंसेस, ये सारी चीजें देखी। अब आता है आपका टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे है द ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस कैन बी आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सेंटेंस के अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है वो डायरेक्ट भी होता है और एक इनडायरेक्ट भी होता है। अब यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स आर दी वंस डायरेक्टली एक्टेड ऑन बाय द एक्शन वर्ब। यानी यहाँ पे बताया गया है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, वो डायरेक्टली एक्ट करता है वर्ब के साथ। ठीक है, यहाँ पे देखो जैसे एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, व्हाट डज निशा सेल, यानी यहाँ पे सीधा पूछा गया है कि निशा क्या सेल कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा निशा जो है वो क्या सेल कर रही है, तो एक डायरेक्ट वे से पूछा गया ऑब्जेक्ट है। इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, द आंसर इज लैपटॉप, यानी आंसर आया लैपटॉप, सीधा आंसर आ गया लैपटॉप। तो लैपटॉप यहाँ पे एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज हुआ, यानी निशा क्या सेल कर रही है, लैपटॉप, सीधा बोल दिया लैपटॉप। यानी इसको घुमा फिरा के नहीं बोला, ये नहीं बोला कि निशा लैपटॉप सेल कर रही है, ऐसे करके तो नहीं बोला, सीधा बोल दिया ना, तो इसलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद है एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर्स द क्वेश्चन सच एज टू हुम एंड फॉर हुम। यानी एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर डायरेक्टली कोई भी आंसर नहीं दिया जाता, इनडायरेक्ट वे से दिया जाता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, अब्दुल गेव अ गिफ्ट टू हिज मदर, यानी अब्दुल ने अपनी माँ को गिफ्ट दिया। तो यहाँ पे जो है गिफ्ट जो है वो आपका डायरेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट, और जो हिज मदर है वो इनडायरेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप ये चीज समझ सकते हो, बहुत ही बेसिक इंग्लिश है यहाँ पे। तो ये था बेटा आपका टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। को बताया गया टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी कितने टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं। तो यहाँ पे एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंसेस, यानी सेंटेंसेस एक्टिव भी होते हैं और पैसिव भी होते हैं। अब देखते हैं कि एक्टिव और पैसिव क्या होता है। तो यहाँ पे वेयर द सब्जेक्ट डज एन एक्शन आर नोन एज एक्टिव वॉइस, यानी कहीं पे भी अगर कोई सब्जेक्ट एक्शन कर रहा होता है तो वहां पे एक्टिव वॉइस कहलाता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको कि रीमा ने ईमेल लिखा, तो ये आपको एक्टिव वॉइस दिख रही होगी, यानी रीमा ने ईमेल लिखा, एक्टिवली आ गया यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद क्या है, दूसरा यहाँ पे सेंटेंस इन विच सब्जेक्ट रिसीव्स एन एक्शन आर नोन एज टू बी इन पैसिव वॉइस। अब यहाँ पे बताया गया कि सब्जेक्ट जब कोई एक्शन रिसीव करता है तो उसको पैसिव वॉइस कहते हैं। यानी एक और एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको कि इसके द्वारा ईमेल लिखा गया, तो इसके द्वारा यहाँ पे आ गया तो ये पैसिव होएगा, यानी सब्जेक्ट ने रिसीव किया कोई एक्शन। ठीक है, सब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्शन लगवाया गया, तब यहाँ पे पैसिव वॉइस का यूज होगा। तो ये था एक्टिव और पैसिव वॉइस, जो कि आपके एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं आना और शायद ना भी आए। एमसीक्यूज में भले आ भी सकता है, बट मेरे ख्याल से तो नहीं आएगा, क्योंकि ये कभी आया नहीं ऐसे क्वेश्चंस। और यही आ सकता है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को डिफाइन करो, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब यहाँ पे आपका आता है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी कैटेगरी 2 आती है। पहले तो हमने समझा कि एक्टिव और पैसिव सेंटेंसेस, अब यहाँ पे कैटेगरी 2 आती है, कितने तरीके के सेंटेंस होते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी 4 तरीके के मेनली सेंटेंसेस होते हैं। सबसे पहला आपका सेंटेंस आता है डिक्लेरेटिव, सेकेंड आपका है इंटेरोगेटिव, थर्ड आपका है एक्सप्लेनेटरी, और फोर्थ आपका है इम्पेरेटिव। यानी इन चारों तरीके के सेंटेंसेस होते हैं। अब देखो यहाँ पे आपके 50% चांसेस है कि ये पूछ ले कि मेनली कितने तरीके के सेंटेंसेस होते हैं, नेम बता दो 2 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर। तो ये नेम्स आप याद कर लेना, बाकी इनको समझोगे नहीं समझोगे वो मायने नहीं रखता, बट नेम जरूर याद करके जाना वहां पे। ठीक है, तो ये था आपका टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो ये थी बेटा आपकी पूरी यूनिट, जिसमें हमने अपने पूरे कम्युनिकेशन स्किल्स को डिस्कस किया।
तो यहाँ पे आपके कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस दे रखे हैं जो आप कर सकते हो अपनी प्रोग्रेस चेक करने के लिए, जो कि बहुत ही ईजी, आराम से आप लोग कर लोगे, मुझे पता है। तो अगर आपको इसके आंसर्स पता हो तो जो जो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रही हूँ उनके आंसर्स आप मुझे कमेंट कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चंस का आप मुझे आंसर जो है कमेंट करोगे, फोर्थ का आप मुझे कमेंट करोगे, साथ साथ यहाँ पे आप मुझे इसका सेकंड जो है, सेकंड मत करना, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ये मत करना, जो मैं एमसीक्यूज मैंने आपसे 2 पूछे हैं उन 2 के मुझे आप जो आंसर्स है वो मुझे कमेंट में बताओगे कि उसके आंसर्स क्या होंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि इस पूरी वीडियो के अंदर हमने यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स के सभी को डिस्कस करा है, कोई भी टॉपिक हमने छोड़ा नहीं है, हर एक टॉपिक को डिस्कस करा है, और ये भी साथ साथ बताया है कि क्या क्या आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, यानी कौन सा टॉपिक आपके एग्जाम में आ सकता है, कौन से क्वेश्चन सीधा आ सकते हैं, और जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताया वही आपके एग्जाम में आएंगे भी, क्योंकि वही हर साल भी रिपीट होते हैं और हर साल वही क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, आराम से आप कर सकते हो। बाकी आपने पूरी वीडियो देखी है तो आप हर एक क्वेश्चन का आंसर दोगे, चाहे वो कहीं से भी आ जाए, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, और चैनल पे इसी तरीके की और वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको इस यूनिट से कोई भी डाउट होता है या फिर कोई और वीडियो आपको चाहिए तो उसके सजेशंस आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर।